न्यूज पर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, परंतु कर्म का फल प्राप्त करने में उसका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए फल की इच्छा से नहीं, बल्कि सत्य निष्ठा और परिश्रम के साथ कर्म करने में निरंतर तत्पर रहना चाहिए। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। भारतीय ज्ञान परंपरा मनुष्य के समग्र विकास की बात करती है, जिसमें समय को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जो व्यक्ति समय के साथ अपनी योग्यता का उपयोग करता है, वो अवश्य सफल होता है। इसलिए भारतीय शास्त्रों का एक प्रमुख भाग है ज्योतिष शास्त्र, जिसमें काल गणना के आधार पर जीवन के प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक तरीके से करते हुए समय का महत्व बताया गया है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग, यानी तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। संसार में ज्ञान के समान उत्तम कुछ भी नहीं है। इसलिए जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, वो जीवन को दिशा, विवेक और संतुलन देता है। सच्चा ज्ञान मनुष्य को विनम्र, जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। एक ज्ञानी विद्वान अपने ज्ञान के अनुसार ही समाज में व्यवहार करता है और उसके उसी व्यवहार का पूरा समाज भी अनुकरण करता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समाज की उन्नति के लिए ज्ञान का प्रसार आवश्यक है। प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए और प्राप्त ज्ञान के संरक्षण के साथ ही ज्ञानी विद्वान का भी संरक्षण करना आवश्यक है। सुनिए सुभाषित। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलञ्च संध्या वेदाशाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयम् छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। ज्ञानी व्यक्ति एक वृक्ष के समान होता है। उस ज्ञान रूपी वृक्ष की जड़ नित्य उपासना है, वेद उसकी शाखाएं हैं और अच्छे कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए उस जड़ की विशेष देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जड़ नष्ट हो जाने पर न शाखाएं बचती हैं और न पत्ते। A wise person is like a tree. The root of that tree of knowledge is daily worship. The Vedas are its branches and good deeds are its leaves. Therefore, the root must be carefully protected, because if the root is destroyed, neither the branches nor the leaves will survive. तो चलिए इसी के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर लेते हैं, जिसमें आज बात करेंगे काशी के बनारस में शिल्प कला की। काशी कला की। काशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की बुनाई कला उतनी ही प्राचीन है जितनी ये नगरी स्वयं। धार्मिक ग्रंथों में भी काशी के उत्कृष्ट वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। काशी के हस्तशिल्प में बनारसी ब्रोकेड यानी जरीदार वस्त्र का विशेष स्थान है। इन्हीं वस्त्रों में बनारसी साड़ी को भारतीय परंपरा में सौंदर्य का प्रतीक और सुहाग का पर्याय माना जाता है।
सोने, चांदी और रेशम के धागों के समन्वय से बनी ये साड़ियां आज भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपनी चमक बिखेर रही हैं। आइए हमारी इस रिपोर्ट में बनारसी साड़ी के विषय में विस्तार से जानते हैं। काशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की पहचान है। यह भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक मानी जाती है। शिक्षा, कला, संगीत तथा शिल्पकला के क्षेत्र में काशी को विश्व भर में विशेष स्थान प्राप्त है। यहाँ सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों की बुनाई की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। काशी की शिल्पकला अपनी विशिष्टता और अनुपम सौंदर्य के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि काशी जितनी पुरातन है, उतनी ही पुरानी यहाँ की बुनाई कला भी है। अनेक धार्मिक ग्रंथों में भी काशी में निर्मित आकर्षक और उत्कृष्ट वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। काशी में वस्त्रों के बनने की परंपरा वैदिक काल से लगभग है, क्योंकि दुनिया का ये सबसे प्राचीनतम जीवित शहर है और कहा गया कि ये साक्षात शिव का शहर है। शिव ने इस शहर को, काशी को बसाया है। उसी समय से जो वस्त्र है, क्योंकि काशी को ये भी कहा गया कि सर्व विद्या की राजधानी, तो यहाँ पे जो वस्त्रों की परंपरा रही है, जो वस्त्रों की बुनाई की जो तकनीक रही है, वो अत्यंत प्राचीन काल से है। प्राचीन काल में काशी सूती वस्त्रों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। यहाँ बनाए जाने वाले सूती कपड़े अत्यंत महीन, हल्के और मुलायम होते थे। समय के साथ धीरे धीरे सूती वस्त्रों का स्थान रेशमी वस्त्रों ने ले लिया। काशी के प्रमुख उत्पादों में बनारसी साड़ियां और ब्रोकेट यानी जरीदार वस्त्र प्रमुख हैं। कालांतर में बनारसी साड़ियों और ब्रोकेट की बुनाई शैली में अनेक परिवर्तन आए, जिससे यह कला और अधिक विकसित तथा समृद्ध होती चली गई और उच्च स्तर तक पहुंच गई। काशी का यह हस्तशिल्प तथा यहाँ के कुशल शिल्पकारों ने अपनी अद्भुत कला के माध्यम से पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। बनारसी ब्रोकेट और साड़ियां बनारस की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और मान्यताओं से गहराई से जुड़ी हुई हैं। इनमें कला और तकनीकी कौशल दोनों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है, जो इन्हें विशिष्ट बनाता है। बनारसी ब्रोकेट, जिसे हस्त निर्मित वस्त्र भी कहा जाता है, एक भारी और अत्यंत समृद्ध कपड़ा होता है, जिसे प्रायः रेशम के साथ सोने और चांदी के तारों से बुना जाता रहा है। काशी के इन वस्त्रों को प्राचीन काल से काश, कांशुकाश, उत्तम आदि विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है। बनारसी साड़ी के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका सबसे पहला उदाहरण जो हमें साहित्यिक रूप से मिलता है, वो ऋग्वेद में इसका उल्लेख हिरण्य के नाम से मिलता है। मतलब ऐसे वस्त्र जिसके ऊपर सोने से काम किया हो। उससे यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में भी स्वर्ण से काम किए गए वस्त्र जो हैं समाज में प्रचलित थे और लोग उसका बहुतायत इस्तेमाल कर रहे थे। यह वस्त्र शुद्ध हस्तकला का प्रतीक है, जिसके निर्माण में अत्यधिक कलाकारी और सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक होती है। प्राचीन काल से ही भारतीय ब्रोकेट को धारण करने का उल्लेख मिलता है। धीरे धीरे बनारस के बुनकरों ने बनारसी ब्रोकेट की तरह रेशम के साथ सुनहरी अथवा रुपहली जरी से बनारसी साड़ियों का निर्माण करना शुरू किया। बनारसी साड़ी को सौंदर्य का प्रतीक तथा सुहाग का पर्याय भी माना गया है। भारतीय परंपरा के अनुसार सभी वर्ग के लोग इसे विवाह आदि पर मूल्यवान वस्तु की तरह उपहार में देते हैं। इसे उपहार में देना शुभ माना जाता है। जिसका लगभग जो ज्ञात इतिहास है वह लगभग 3000 वर्ष के आसपास का एक इतिहास ज्ञात है, लेकिन हमें लगता है कि शायद उससे प्राचीन ये चीजें हैं, ये इसका जरूर रहा होगा। लेकिन ज्ञात इतिहास में, क्योंकि जब हम चाणक्य के कालखंड को भी देखते हैं, तो उस समय भी वस्त्रों की जो बनने की परंपरा रही है, उसमें भी काशी के वस्त्रों का उल्लेख किया गया है।
बनारसी वस्त्रों की विशेषता उनकी अनोखी बुनाई, तकनीक और प्रयुक्त सामग्री में निहित है। इन वस्त्रों की बुनाई में सोने, चांदी तथा विभिन्न प्रकार के धागों का उपयोग किया जाता रहा है, जिससे ये वस्त्र विशिष्ट और अत्यंत मूल्यवान बन जाते हैं। बनारसी वस्त्रों को भारतीय परंपरा और संस्कृति की एक महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में माना जाता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा में विविध विद्याओं के साथ ही अनेक कलाओं का भी उल्लेख है, जिसमें बुनाई कला को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो काशी नगरी केवल एक पंडितों की नगरी या मंदिरों की नगरी ही नहीं, बल्कि कला की नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में आपने देखा। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे योग की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है, अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदूषण रहित देवी बसों के जरिए राजधानी के हर कोने तक पहुंच बढ़ाने में जुटी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली का हर सपना होगा साकार। 3400 ईवी बसें हम दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में जोड़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक बसें बढ़ा रही हैं अंतिम मील कनेक्टिविटी। महिलाओं के लिए पिंक सीटें होती हैं आरक्षित। पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरों से यात्रा होती है सुरक्षित। अच्छी है बस भी, बस की क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। देवी बस की सर्विस भी बहुत बढ़िया है, सही सफर कर लेता हूँ मैं। पूरा होगा आसान सफर का वादा, प्रदूषण कम करने का इरादा। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। आइए अब आप बात करते हैं आयुर्वेद परंपरा की, यानी प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने की, योग की। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाएगा। सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के हर पहलू पर है फोकस। तो चलिए योग 360 में और किरण भारद्वाज से जानते हैं स्वास्थ्य के समग्र पहलू को। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज, जिसमें आसन है, आयुर्वेद है और हेल्थ है नेक्स्ट लेवल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। धुंधली होती दृष्टि, आंख की नसों पर पड़ता जोर, बढ़ी रहे शुगर तो दृष्टि ले जाए, ये है नजर चोर, डायबिटिक रेटिनोपैथी। चुपचाप बढ़ने वाली बीमारी, अगर ध्यान न दिया जाए तो आंखों पर पड़ सकती है भारी। इससे बचाव है हमारी जिम्मेदारी। डायबिटिक रेटिनोपैथी मधुमेह से जुड़ी एक जटिलता है जो आंखों को प्रभावित करती है। आंख के पीछे रेटिना के अंदर छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। रेटिना प्रकाश के प्रति संवेदनशील ऊतक है जो दृष्टि बनाने के लिए मस्तिष्क को संकेत भेजता है। इन छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचने से रेटिना में रक्तस्राव और सूजन हो सकती है, जिससे व्यक्ति की दृष्टि प्रभावित होती है। ऐसे में योग और आयुर्वेदिक उपाय आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। शुगर कंट्रोल न की तो आंखें होंगी कमजोर। डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचना है तो कीजिए ये आसन हर रोज। सबसे पहला अभ्यास हमको लेना है गुंजन गति का।
यानी हम अपने आसन में बैठेंगे और पहली उंगली से कानों को बंद करेंगे। इजी, बहुत आराम से। योग मजा है, सजा नहीं, बस ये ध्यान रखना है। तो बंद किया, आंखें भी बंद है। इस पूरे कपाल क्षेत्र में प्रेशर कहीं भी नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ कान बंद किए, नासिका से सांस लेंगे, नासिका से सांस छोड़ते हुए भ्रमर गुंजन करेंगे, यानी साउंड ऑफ हमिंग। पर गर्दन को आगे पीछे हल्का हल्का मूवमेंट देते हुए ध्वनि करनी। एक बार देख लीजिए कैसे स्थिति में आना। जब पूरा सांस छोड़ देंगे तो कान खोल दीजिए। आंख खोलने की जल्दी बिल्कुल नहीं करना, थोड़ी देर रुकिए आंख बंद के साथ और फिर धीरे धीरे आंखें खोलिए। कितनी बार करना है? अति सर्वत्र वर्जय, 4 से 5 रिपीटेशन बस आपके लिए बहुत है। दूसरा अभ्यास आप लेंगे कूर्मासन का अभ्यास। और कूर्मासन का अभ्यास कैसे करना है? इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे। ये जो दोनों आपकी कोहनियां हैं उनको नाभि के दाएं और बाएं टिकाते हुए सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, आंखें बंद और चेहरा सामने, यानी इस स्थिति में आ जाइए। एक्सेल, गर्दन को भी आगे छोड़ दीजिए ढीला, आंखें बंद रखिए। इनहेल करते हुए वापस आए, थोड़ी देर रुके और फिर धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। इसका अभ्यास आप मैक्सिमम 3 बार करेंगे, उससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। तीसरा अभ्यास जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वो है योग निद्रा का अभ्यास। आप इस तरह से अपने कमर के बल लेट जाएंगे अपने मैट के ऊपर, हाथों को ढीला छोड़ देंगे। पहले 4 से 5 बार अपनी सांस पर ध्यान टिकाइए, शरीर को ढीला छोड़िए और फिर पंजा, एड़ी, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, हिप्स, प्रजनन अंग, आपकी पूरी की पूरी वेस्ट लाइन, आपका एब्डोमेन और डाइजेस्टिव सिस्टम, सीना, हृदय, पीछे रीढ़, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, कंधे, बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, गर्दन, गला, चेहरा, चेहरे का एक एक उपांग और खोपड़ी, सबको एक एक पर मानसिक रूप से ध्यान टिकाना और उसे ढीला छोड़ देना। ये पूरी प्रक्रिया आपकी 15 मिनट तक ले सकती है, इसको आप करिए। इसके अलावा आप अगर प्रातः काल ओस गिरी हुई घास पर नंगे पैर चलते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। आंखों की रक्षा होगी ना होगा डायबिटीज का वार। दृष्टि को सुरक्षित रखना है तो लीजिए ये आहार। जो आयुर्वेदिक संहिताओं में वर्णन है वो इस तरह से कि त्रिफला, जिसमें हम क्या लेते हैं, हरितकी, विभितकी और आंवला, उसके अंदर हम घी मिला के रात को सोने से पहले अगर उसको लगातार नियमित रूप से अगर उसका सेवन करेंगे तो हम जो रेटिनोपैथी है उसके प्रभाव से बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा जितना भी हमारा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है या फिर डीप फ्राई फूड होता है या जो फ्रीक्वेंट मील की जो हैबिट होती है वो हमें कम करनी है। हमारे घर में जो इस्तेमाल होने वाले मसाले हैं जैसे कि आप जानते हैं जीरा, अजवाइन, मेथी दाना, दालचीनी, हल्दी, ये बेसिक चीज़ें हैं जो अगर हम इसको नियमित रूप से अगर ट्रीटमेंट पर्पस से अगर इस्तेमाल करें तो वो हमारे पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाते हैं। मेथी को आपको 50 ग्राम लेना है, अजवाइन जीरा को 20 ग्राम लेना है और अजवाइन को 10 ग्राम लेना है। इसको हम ड्राई पाउडर करके हाफ TSF 2 बार भी ले सकते हैं या फिर इसको अच्छे से बॉईल करके दालचीनी के साथ वो हम यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ होती है दूध कषाय, उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, दूध को जो अच्छे हमारे किचन में स्पाइसेस रहते हैं जैसे जीरा है, धनिया है, काली मिर्च है, गुड़ है, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में तो हल्की मात्रा में उसमें गुड़ डाल के उसको बॉईल करके टी का रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड होता है धान्यखिम, जिसको हम बोलते हैं धनिए का पानी। पानी को जैसे हम चाय के लिए पानी को अच्छे से बॉईल करते हैं वैसे बॉईल करना है, उसके अंदर आधा चम्मच हमें धनिया पाउडर डालना है, उसको ढक के रख देंगे। जब वो ल्यूकवार्म हो जाए या पीने लायक हो जाए तो उसको छान के हमें पी सकते हैं। इसके अलावा जैसे गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में हमें बहुत ही ये रहता है कि हमें कुछ पीने के लिए चाहिए, तो उस टाइम पे जम्बू पानक, जिसमें क्या होता है जामुन को हम अच्छे से क्रश करके उसको ड्रिंक बना के पी सकते हैं। एंड फोर्थ जो हमारा हो सकता है वो आंवला ड्रिंक, आंवले को अच्छे से बॉयल करके उसको मैश करके पी सकते हैं। और बिल्व जो आप जानते हैं बेल का फल, उसमें बिना शुगर डाले उसको अच्छे से मैश करके पानी मिला के उसको हम पी सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी आए बिना कोई आवाज, इन औषधियों में छुपा है सुरक्षित दृष्टि का राज। इनमें आंखों की नसों में काफ़ी असर आता है। तो स्वर्ण में जैसे वसंत कुसुमाकर रस,
या बृहत्वाद चिंतामणि रस, इस तरह के स्वर्ण योगों का प्रयोग करने से इसमें तात्कालिक लाभ होता है। इसके अलावा फल त्रिकादि क्वाथ है, जहाँ डायबिटीज के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है और इससे पूरे शरीर पे असर आता है, तो फल त्रिकादि क्वाथ एक बहुत ही उपयोगी क्वाथ है। आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि रात में पेट साफ करने के लिए और सुबह दिन में इसको रसायन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आँखों में एक प्रकार की सूजन सी बन जाती है, जिसमें कि हम पंचकर्म की भी मदद ले सकते हैं, जिसमें तर्पण कर्म कराते हैं हम, जिससे कि सीधे आँखों पे असर आता है। आयुर्वेद में जहाँ मधुमेह जन्य डायबिटिक रेटिनोपैथी है, वहाँ समुचित आयुर्वेद वैद्य की देखरेख में आप चिकित्सा लाभ लें और निरंतर अपनी आंखों का नेत्र चिकित्सक से जांच कराते हैं। आंखों की सही देखभाल और नियमित जांच से मधुमेह से होने वाले नुकसान के शुरुआती लक्षण पता चल सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचाव के लिए रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रखना आवश्यक है। तो आज आपने जाना भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, कूर्मासन का अभ्यास लाभदायक है, योग निद्रा से लाभ होगा, आंखों की सही देखभाल करना उपयोगी है। त्रिफला में घी मिलाकर रात को नियमित रूप से लें। जीरा, अजवाइन, मेथी दाना, दालचीनी व हल्दी का सेवन करें। दूध कषाय का सेवन उपयोगी है। जामुन को पीसकर उसके पेय का सेवन करें। वसंत कुसुमाकर रस का सेवन लाभकारी है। वृहद चिंतामणि रस का सेवन करें। फल त्रिकादि क्वाथ और त्रिफला का प्रयोग उपयोगी है। औषधि का प्रयोग आयुर्वेद विशेषज्ञ के परामर्श से ही करें। आंखों की देखभाल करें, कराएं नियमित जांच। शुगर कंट्रोल रखने से ही होगा डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचाव। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। और योग के बाद अब बात संस्कृत भाषा की। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा कहा गया है, अर्थात भारत की प्रसिद्धि यहाँ के संस्कृत और संस्कृति से है। तो चलिए संस्कृत भाषा सिखाने के लिए आपको ले चलते हैं संस्कृत की पाठशाला में, जहाँ शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के प्रयोग के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। आप सीखिए इन शुद्ध शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्काराः दर्शकाः, स्वागतं करोमि अहं नारायण दत्त मिश्रः सर्वेषां संस्कृत पाठशालायां। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला की चर्चा को बढ़ाते हैं। और आप यह जानते ही हैं कि इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से ही होते हैं परिचित, अपितु कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप उन शब्दों के संप्रत्यय को या समझ को दृढ़ कर लिया करते हैं। तो इसी क्रम में आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में चिन्ह को चिन्ह के रूप में लिखने और पढ़े जाने की कुप्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो चिन्ह का चिन्ह के रूप में हम भूल कर भी प्रयोग न करें, इसके लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग का हम कर लेते हैं अभ्यास। जैसे एक वाक्य है, महापुरुषाणाम पद चिह्नानि सदैव अनुकरणीयानि, अर्थात महापुरुषों के पद चिन्हों का सदैव अनुकरण करना चाहिए। वने भ्रांताय जनाय मनुष्य पद चिह्नानि उपकुर्वन्ति, अर्थात वन में भटके व्यक्ति के लिए मनुष्य के पैरों के चिन्ह उपकारक होते हैं। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं, चंद्रमसि यत् चिह्नम तदपि सौंदर्यवर्धकम तदर्थम, चंद्रमा में जो चिन्ह है वह भी उसके लिए सौंदर्य बढ़ाने वाला कहा गया है। यहाँ हमने चिन्ह के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान, अर्थात चिन्ह में अर्ध हकार के बाद न इस अक्षर का संयोग होता है, न कि अर्ध नकार के बाद ह इस अक्षर का। अर्थात हम इस शब्द के उच्चारण की ओर साकांक्ष हो, तब हम आज की
कुप्रवृत्ति के अनुसार इस शब्द से जुड़ी किसी तरह की अशुद्धि नहीं करेंगे। अर्थात न केवल चिन्ह ही अपितु चिन्ह शब्द से बने चिह्नित, परिचिह्नित जैसे शब्दों के प्रयोग में भी कभी भ्रम की स्थिति में नहीं रहेंगे और स्वयं एक कुशल संस्कृत हमें प्रयोक्ता बनना है, अर्थात संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा करनी है। इसलिए भी स्वयं को भाषा के कुशल प्रयोक्ता के रूप में हमें सुसंस्कृत बनाना है। इसलिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना निश्चय ही अत्यंत आवश्यक है। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है अनधिकृत, जिसे अनाधिकृत इस रूप में न केवल लिखने की ही अपितु बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब न या अन और अधिकृत इन दो शब्दों से मिलकर बने अनधिकृत शब्द के अपने संप्रत्यय को दृढ़ कर लें तो संभवतः भूल से भी इस शब्द के उच्चारण और लेखन में अशुद्धि नहीं होगी। तो यह शब्द अनधिकृत इस रूप में ही है सर्वथा शुद्ध। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए इसी क्रम में संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। विना आज्ञया कार्यालये प्रवेशः अनधिकृतः अनुचितः च। अर्थात कार्यालय में आज्ञा बिना प्रवेश अनधिकृत और अनुचित है। गृह निर्माण समये अपि विना कथनम प्रवेशः अनधिकृतः उच्यते। अर्थात गृह निर्माण के समय में भी बिना पूछे प्रवेश करना अनधिकृत ही कहा गया है। ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं। विना नागरिकता प्राप्तिम मतदानम तु अनधिकृतम उच्यते। अर्थात नागरिकता प्राप्ति के बिना मतदान तो अनधिकृत कहा गया है। तो आज आपने चिह्न और अनधिकृत इन दो शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन तथा उच्चारण के बारे में जाना, और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को आपने अब अवश्य ही कर लिया होगा हृदयंगम। इसी विश्वास के साथ आज संस्कृत की पाठशाला में इतना ही। तावत् पुनरपि आयास्यामि भवतां संस्कृतानुरागिणां समक्षम एवं विधेन अभ्यास क्रमेण सह। नमस्कारः।